नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यदि मैं आपसे कहूं कि भारत के पड़ोस में एक नया देश बनाने की योजना चल रही है, इस पर कुछ लोग काम कर रहे हैं और दरअसल यह ऑफर भी एक देश के प्रधानमंत्री को आ चुका है और वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो ये नया देश क्या हो सकता है, क्या बातें कही जा रही है, इससे भारत का क्या हित जुड़ा हुआ है, किस तरह से भारत प्रभावित होगा यदि एक नया राष्ट्र यहां बनता है, चीन किस तरह से प्रभावित होगा। और यहां पर एक व्हाइट मैन का कॉन्सेप्ट आया है। तो ये व्हाइट मैन जो है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है। अब ये क्या है, किस तरह से ये पूरी व्यवस्था चल रही है, बहुत ही रहस्यमयी बातें उभर करके सामने आया है और पूरी दुनिया में अभी ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या नया होने वाला है। अभी आप जानते हैं पूरी दुनिया में किस तरह से विभिन्न जगहों पर युद्ध छिड़े हुए हैं और दक्षिण एशिया में देखेंगे तो शांति लगभग बना हुआ है। तो क्या आने वाले समय में यह क्षेत्र भी उलझने वाला है? क्या एक नया देश यहां से बनकर के निकलने वाला है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए इस तपती हुई गर्मी में एक राहत भरी खबर लेकर के संस्कृति आईएएस आया है और यह खबर यह है कि 1 से लेकर के 5 जून तक विभिन्न कोर्सेज पर 50 से 75% तक का आपको ऑफर दिया जा रहा है। यह कोर्सेज जो है यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज होंगे। इसके अलावा यूपी में आरओ का जो एग्जाम होने वाला है, एआरओ का, उसका भी कोर्स शामिल है और एनसीईआरटी का कोर्स भी इसमें शामिल है। अगर कोर्स किस माध्यम में मिलेगा ये बात करें तो देखिए, डीएलपी माध्यम में मिल सकता है आपको। आप इस पे पेन ड्राइव में ले सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन ले सकते हैं, लाइव ये कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो होता है यह भी आप इसके लिए तहत ले सकते हैं, यह भी ऑफर के तहत वैलिड है। अब इस ये ऑफर का लाभ उठाने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं, आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, sanskritIAS.com सर्च कीजिए, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है, हमारी टीम से बात करनी है और आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जहां पर हम बात कर रहे थे एक नए देश बनने की बात, यहां अखबार की कटिंग पर देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तस्वीर यहां पर देख रहे होंगे। जब 2024 में इलेक्शन होता है तो यह फिर से जीत करके और भारी बहुमत से जीत करके बांग्लादेश की फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनती है। विभिन्न पार्टियों के साथ इनके पार्टी का इस बार गठबंधन भी रहता है। लेकिन यहाँ जो मसला होता है, यह पहली बार चुनाव जीतने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाती है। अचानक से यह घोषणा कर दी जाती है, मीडिया में एक खबर जाता है बांग्लादेश में कि प्रधानमंत्री बहुत जल्द सर्वदलीय बैठक करने वाली है। अब जैसे ही मीडिया में एक खबर तैरता हुआ पहुंचता है, लोग जिज्ञासु हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्या आपात स्थिति हो गया है जो इस तरह की मीडिया में खबर आया है। ठीक है, जैसे ही ये सब चीजें होता है, बैठक होता है और बैठक में जाहिर सी बात है, अगर लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने विपक्ष के पार्टी पे तो कुछ बोलेंगे ही। तो वो सब चीजें हुआ, इंट्रो इन्होंने दिया और इन्होंने जो एक बात कहा वह निश्चित तौर पर चौंकाने वाला था। इन्होंने यह कहा कि इस क्षेत्र में एक नए देश बनाने की योजना चल रही है और इन्होंने कहा कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को मना कर दिया। मुझे जो ऑफर आया उस ऑफर को मैंने मना किया। क्या ऑफर था देखेंगे। चाइना ने इनकी तारीफ की है, इसको लेकर के भारत का स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। इन्होंने क्या कहा, इस बात को समझिए। इन्होंने कहा क्या कि मुझे एक ऑफर आया है कि एक एयरबेस यहां पर एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। कहां पर? बांग्लादेश के चटगांव में। ठीक है, और वह एयरबेस जो है आगे चल करके उस पूरे एरिया को एक नए देश के रूप में तब्दील करने की योजना चल रही है। यहां पर समझिए, क्रिएट अ क्रिश्चियन स्टेट। ठीक है, और ये चर्चा में इन्होंने यह कहा कि ईस्ट तिमोर की जो हालात है, किस तरह से ईस्ट तिमोर एक नया देश बन गया। ये इंडोनेशिया से कट करके बना था आजाद होकर के, 2002 ईस्वी की बात है। तो यहां पर ईस्ट तिमोर को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। यह अब चर्चा में रहेगा, यह जगह हम समझेंगे ये क्या है। और यह जो नया देश बनने की बात की गई वो बांग्लादेश और म्यांमार के जो क्षेत्र हैं उससे कट करके ये कहा इन्होंने कि ये होगा। बे ऑफ बंगाल पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश को लेकर के बातें किया गया और इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वह शब्द है व्हाइट मैन। इन्होंने कहा कि व्हाइट मैन, तो व्हाइट मैन मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह जो है वह पश्चिमी देश हो सकते हैं। खास करके अमेरिका को लेकर के बातें की जा रही है कि अमेरिका चाहता है
कि जिस तरह से दक्षिण एशिया या हिंद महासागर में भारत और चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, अमेरिका को उससे नुकसान होगा। आगे चल के अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड में देखेंगे, तो अमेरिका चाह रहा है कि इस क्षेत्र में भारत और चीन का प्रभुत्व कम कर दिया जाए, इसको लेकर के एक नए राष्ट्र को बना दिया जाए और वह राष्ट्र जो होगा ईसाई धर्म से निश्चित तौर पर जुड़ा रहेगा। और इनको ये ऑफर दिया गया, इन्होंने खुद कहा कि यदि ये सब चीजें ये मान लेती हैं शेख हसीना, तो 2024 में जो ये चुनाव जीती हैं, ठीक है, तो इनको कहा गया कि हम आपको चुनाव जिताने में मदद करेंगे। यानी कि एक बात और यहां पर क्लियर कि व्हाइट मैन यानी कि वेस्टर्न कंट्री यह कोशिश कर रही है कि भारत, चीन और ये दक्षिण एशिया है या साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द का इलाका है, इसे अस्थिर किया जाए। दूसरी बात, एक और बातें समझ में आ गया कि वेस्टर्न कंट्री जो ये ईस्ट वाले कंट्री हैं, जो एशिया के कंट्री हैं, वहां कहीं न कहीं चुनाव में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो बातें यहां पर समझ में आया और एयरवेज की मांग किया गया, जो कि मना कर दिया गया चटगांव में। और इलेक्शन में हालांकि ये जीत करके तो खुद ही आ गई, वहां पर पार्टी इनका बन गया। अब यहां पर कुछ बातें समझते हैं। चटगांव पे मैं आऊंगा कि किस एरिया पर बात किया गया, या सबसे पहले चलिए वही देख लेते हैं। अगर आपकी जिज्ञासा हो तो सबसे पहले यहां पर ये समझ लीजिए, जो कहा गया कि चटगांव को लेकर के तो एयर बेस बनाने की बात ये कहा गया। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया आप देख रहे होंगे, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये इंडिया हो गया, और यहां पर जो ये एरिया दिख रहा है फिर म्यांमार, उसका पड़ोसी देश है। यहां पर ये एरिया आपको ये पूरा ये दिख रहा है, देखिए यहां पर और क्लियर हो जाएगा। ये जो पूरा एरिया है बांग्लादेश का, फिर म्यांमार का, ये पूरे एरिया को एक नए राष्ट्र के रूप में तब्दील करने की बात की गई। यहां पर ये चटगांव की अवस्थिति आप यहां पर देखेंगे। चटगांव का महत्व अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर एक तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है ये, है ना, यानी कि नेचुरल पोर्ट है। यह ऑफर भी भारत को किया जा चुका है बांग्लादेश के द्वारा 2 साल पहले ही कि आप इस पोर्ट का यहां पर यूज कीजिए। भारत सरकार इसको लेकर के प्लान भी कर रही है। चाइना का इंटरेस्ट भी यहां पर जुड़ा हुआ है। शिपिंग सेंटर इसे माना जाता है, दक्षिण एशिया का अगर हम इसे देखते हैं तो प्राचीन बंदरगाह है। इस जगह से काफी व्यापार होता रहा है। अगर चटगांव की आप बात करें तो 2 से 8 करोड़ का यहाँ पर पॉपुलेशन है, और बांग्लादेश का देखेंगे तो दूसरा सबसे समृद्ध शहर इसे माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आबादी की बात करें आप इस जगह पर, तो हिंदू और मुस्लिम आबादी तो बहुल है ही, लेकिन इसके साथ यहाँ पर आपको जैन और बौद्ध आबादी भी देखने को मिलेगा। बुद्ध आबादी जो है, बुद्ध धर्म के लोग, वो तकरीबन 2% के आसपास है, और ईसाई भी यहाँ पर हैं। ये कोशिश यहाँ पर कहा गया जो शेख हसीना के द्वारा कि इस पूरी आबादी को कोशिश यह किया जाएगा आगे चल करके कि अगर ईसाई देश बनाना है तो जाहिर सी बात है इन्हें कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, और ये पोर्ट की स्थिति आप यहाँ पर समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चटगांव का महत्व जो है वह काफी हो जाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ईस्ट तिमोर पर। आखिर ईस्ट तिमोर का नाम क्यों यहां पर शेख हसीना लेते हुए नजर आती है? सबसे पहले इस स्थिति को देखिए। आसियान कंट्री को आप जानते हैं, कितने आसियान कंट्री हैं? 10। ईस्ट तिमोर जो है ऑब्जर्वर कंट्री का इसे दर्जा दे दिया गया था। चर्चा चल रही है कि इसे जो है आसियान कंट्री का मेंबर बना दिया जाएगा। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई जगह कई लोगों का कहना है कि लगभग यह जो है मेंबर बन ही गया है। अगर आप जाएंगे आसियान कंट्रीज के वेबसाइट पर, तो अभी इसका फ्लैग आपको वहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन संभव है आने वाले समय में इसे अपडेट कर दिया जाए और यह जो है 11वां देश बन जाए आसियान का। चलिए अब यहां पर यह समझ लीजिए इस मैप को। ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे द्वीप जो दिख रहे हैं ढेर सारे, यह इंडोनेशिया है, और यह जो आपको दिख रहा है यह भी जो है आप इसे कह सकते हैं एक आइलैंड है, ठीक है, और इसको कहा गया ये तिमोर आइलैंड है। ये पूरा आइलैंड आपको दिख रहा है, तिमोर आइलैंड है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, ये इसकी स्थिति अगर मैं आपको कहूं तो यह एक कॉलोनी हुआ करता था, पुर्तगाल का कॉलोनी हुआ करता था। और पुर्तगाल का कॉलोनी कब से कब था? तो 1769 से लेकर के 1975 के आसपास तक यहां पर पुर्तगाल का कॉलोनी था। जैसे कि आप जानते हैं गोवा भी पुर्तगाल के अंतर्गत था। 1962 में गोवा जो है पुर्तगाल से आजाद होकर के भारत में मिल गया था। तो यहां तक जो है इसका कॉलोनी किसका रहा? पुर्तगाल का। उसके बाद जो है इस पर इंडोनेशिया का अधिकार हो गया, एक तरह समझ सकते हैं। देखिए ये इंडोनेशिया का मैप है ना, तो ये इंडोनेशिया का पार्ट हो गया, इंडोनेशिया का कॉलोनी बन गया 1975 से लेकर के
और 99 तक की स्थिति ये रही, संघर्ष चलता रहा और उसके बाद लंबे समय के संघर्ष के बाद फाइनली 2002 में यह आजाद हो गया। अब जब यह आजाद हुआ तो इसके पीछे भी बहुत तरह के संदेह दिखाए गए। यह कहा गया कि वेस्टर्न कंट्री जो है, खास करके अमेरिका का नाम आया, कई यूरोपीय कंट्री का नाम आया कि उन लोगों ने मिलकर के इसको इंडोनेशिया से अलग किया है। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो आसियान कंट्रीज हैं, और आसियान कंट्रीज कहने का एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया पर जाता है, ये पूरा हिस्सा जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का आएगा। तो साउथ ईस्ट एशिया में वेस्टर्न कंट्री अपना प्रभाव जमाना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है इस पर उनका प्रभुत्व जमा रहे, और इसके लिए यह जगह उन्हें बहुत ही सही लगा कि यहाँ पर पहले से ही यूरोपीय लोग रहते आए हैं, उनका प्रभाव रहा है। ईसाई धर्म से संबंधित यहाँ पर अधिकांशतः लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो जगह है, इनको क्या किया इन्होंने, तोड़ दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है ये तिमोर आइलैंड हो गया। अब तिमोर आइलैंड को इस तरह से आप ऐसे काट दीजिए चाकू से, और ये जो हिस्सा हो गया ये वाला, इसी को कह दिया गया ईस्ट तिमोर। ये नया कंट्री बन गया। एक छोटा सा यहां पर ये भी है, और ये जो है ये वेस्ट तिमोर है। और वेस्ट तिमोर किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। मामला समझ में आ गया? पहले ये भी इंडोनेशिया का कॉलोनी हुआ करता था। तो ये चीजें यहां पर जो देखेंगे आप, भाषा भी देखेंगे, वह पुर्तगालीज लोग ज्यादा हैं। और यहां पर एक और भाषा बोली जाती है, उसे तेतम कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो ये आपको दिख रहा है ईस्ट तिमोर, तो ईस्ट तिमोर जो है इसको कहीं कहीं कुछ अलग नाम से भी देखने को आपको मिलेगा। कई आप वेबसाइट पढ़ेंगे, खास करके यूरोप के कई वेबसाइट आप पढ़ेंगे, पुर्तगाल के कई वेबसाइट पढ़ेंगे, स्पेन के कई वेबसाइट पर आप अगर नजर दौड़ाएंगे, फ्रांस के वेबसाइट पर जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम के कई वेबसाइट आपको नजर आएगा, कई मैगजीन में ये लिखा मिलेगा, और कुछ जगह एटलस जो है उस पर भी आपको मिल सकता है। क्या मिलेगा? तो देखिए, जो भी नया शब्द है उसको लेकर के चौंकना नहीं है। देखिए ये जो है, जैसे ईस्ट तिमोर है तो तिमोर लेस्ते आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब ये लेस्ते वर्ड जो है ना, ये पुर्तगालीज वर्ड है, इसका मतलब होता है ईस्ट। पुर्तगाल में लेस्ते को ईस्ट ही बोलते हैं। मामला समझ में आ गया? तो चौंकना नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि पुर्तगाल का लंबे समय तक शासन यहाँ रहा है तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और पुर्तगाल का यहाँ लंबे समय तक शासन रहा है तो एक जगह भारत का है जिससे यहाँ के लोगों का आपको हाव भाव, थोड़ा सा नेचर दिखता हुआ मिलेगा, वो गोवा है। चूंकि मैंने पहले भी बताया, गोवा में भी पुर्तगाल का आधिपत्य रहा था, गोवा कॉलोनी रहा है 1962 तक, उसके बाद इंडिया में मिला था। तो ये चीजें यहाँ की अवस्थिति आपको देखने को मिलेगा। इसे अलग क्या करता है? तो तिमोर सी है। यहाँ पर आप अगर एटलस देखेंगे तो तिमोर सी मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इसका एक पड़ोसी देश बन जाता है, इधर इंडोनेशिया पड़ता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है तिमोर सी इसे अलग करता है, सेपरेट करता है। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कौन सी जो है यहाँ ईस्ट तिमोर को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करता है, तो आपको ये बताना है कि तिमोर सी है, ठीक है। क्योंकि ये अब लोकेशन अपने आप में चर्चा में आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आपको ईस्ट हो गया, और ये वाला जो हिस्सा हो गया वेस्ट तिमोर हो गया, जो कि इंडोनेशिया के पास है। और ये करीब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है ये दिखता है, और ऑस्ट्रेलिया देखिए काफी करीब है, यहाँ पर जो है तिमोर सी है। ये मामला क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड मैप पे इसे समझना चाहेंगे तो और भी आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। ये वाला हिस्सा देखिए, ये पूरा इंडोनेशिया का पड़ता है, ये वाला हिस्सा। ये जो छोटा सा अगर आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर ये है, ये वाला छोटा सा हिस्सा है। एग्जैक्ट मैप नहीं है, मैं आपको बस एक अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूँ। ये तिमोर सी जो है, ये तिमोर सी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी ना, ये इसे अलग करता है। और इंडोनेशिया का जो है यहाँ तक फैलाव है। देखिए, पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री यहाँ पर नजर आ रहा है, यह भी आसियान का ऑब्जर्वर कंट्री है। ये 90 के दशक से है, लेकिन अभी तक मेंबर नहीं बन पाया है, ठीक है। कारण क्या है कि इसका इंडोनेशिया से बड़ा विवाद चलते रहता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक लकीर ऐसे खींच दिया गया, तो इधर पापुआ न्यू गिनी और इधर इंडोनेशिया का भी हिस्सा पड़ जाता है। तो ये विवाद इस क्षेत्र पर पड़ा हुआ है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और जो चीज मैंने कहा है कि बांग्लादेश के इस हिस्सा में, म्यांमार के इस हिस्सा में एक नई कंट्री बनाने की बात की जा रही है, तो भारत का देखिए वे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी के वजह से। और यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि यह जो है हिंद महासागर के वजह से यहाँ पर चीन का प्रभाव और भारत का प्रभाव इस क्षेत्र पर हमेशा ही रहेगा, चाहे वह साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या फिर आप दक्षिण एशिया की बात करें। तो इस
बात को लेकर के वेस्टर्न कंट्री में काफी जो है समस्या बना हुआ है कि ये एरिया हमें किसी भी हिसाब से कंट्रोल में चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो है वेस्टर्न कंट्री का प्रभाव बिल्कुल ही आप कह सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी चाइना और रसिया जो है एक साथ आपस आ रहे हैं। अभी आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया के प्रेसिडेंट, वो चीन के विजिट पर गए थे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि रसिया चाइना भाई भाई। तो आप समझ सकते हैं अगर पुतिन ये कह रहे हैं तो किस तरह से दोनों करीब आ रहे हैं। और भारत की भी स्थिति यही है कि भारत जो है विभिन्न मुद्दों पर यूएसए से अपना एक अलग स्टैंड रख रहा है। हमारे देश के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब, उनके स्पीच आप सुनेंगे, बड़े बेबाक अंदाज में वो बातें रखते हैं। इस बात को लेकर के अमेरिका को लगता है कि भारत पता नहीं कब मेरे साथ है, कब रसिया के साथ चला जाएगा, और भारत कभी भी रूस से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। क्योंकि यूक्रेन युद्ध में भी जब रसिया उलझता है तब भी भारत देखेंगे विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगे रसिया पर, लेकिन भारत ने रूस से कच्चे तेल खरीदा। ये सब डर जो है कहीं न कहीं अमेरिका के दिमाग में बना हुआ है और ये चीजें इसीलिए बिगड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। अब जरा देखते हैं, ये सारी चीजें तो हम समझ गए, लेकिन भारत के नजरिए से क्यों जरूरी है, भारत को क्यों परेशान होना चाहिए अलग। अगर इस हिस्से पे ये हिस्सा और कुछ हिस्सा अगर लेते हैं, म्यांमार का भी यहाँ शामिल, मतलब फिक्स तो नहीं है, एग्जैक्ट मैप तो नहीं आया है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि यही हिस्सा एक नए कंट्री के रूप में बनाने की बात की जा रही है, जो कि भारत के इतने करीब हो सकता है और भारत के का पड़ोसी भी हो सकता है नया देश। क्योंकि देखिए यहाँ मिजोरम है, त्रिपुरा है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं वहां पर हमारे लिए समस्या एक नया बनने वाला है यदि ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहां पर देखिए, अगर ये देखेंगे चिकन नेक की बात की गई, तो चिकन नेक के वजह से जो है यहां पर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है और सिक्किम भी एक ले लेंगे, छोटा भाई भी है ये 7 सिस्टर्स का, तो यहां तक पहुंच हमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये हमारे लिए जो है बांग्लादेश मदद करता है हमें कि हम यहां तक पहुंच पाए, यहां शांति समृद्धि बनी रही। इसके लिए जरूरी है कि बांग्लादेश से हमारा जो है रिश्ता अच्छा रहे, क्योंकि इसका प्रभाव जो है बांग्लादेश का वह इन क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। इसीलिए जब अभी आप सीए की चर्चा वगैरह सुनते होंगे तो इस क्षेत्र में काफी विरोध होता है कि यहाँ के लोग इधर आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप रखाइन प्रांत आपको ध्यान में है, रखाइन प्रांत कहां पर जाता है, म्यांमार में। देखिए ये जो म्यांमार है जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, तो आपको रोहिंग्या समुदाय ध्यान में है। रोहिंग्या समुदाय जो है रखाइन प्रांत के रहने वाले हैं, जो कि म्यांमार का एक स्टेट है। वहां पर बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित लोग रहते हैं। मुस्लिम आबादी से टकराव होता है, बौद्ध धर्म के लोग जो है फिर उग्र होते हैं और इसके वजह से दुनिया भर में, खास करके भारत में और बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वहां से पलायन करके भाग जाते हैं। तो यह क्षेत्र भी हो सकता है रखाइन प्रांत नए कंट्री में आ जाए यदि ऐसा बनता है। तो ये सब चीजें यदि होता है तो निश्चित तौर पर नई दिल्ली को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली जिसको अपना दोस्त बता रहा है, वाशिंगटन या फिर लंदन या फिर पेरिस, मतलब यूरोपीय कंट्री और अमेरिकन कंट्री को समझ लीजिए, वे मित्र जो हैं कहीं न कहीं इनके प्रभाव को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यही हाल चाइना का भी है। चाइना का भी निश्चित तौर पर टकराव अमेरिका के साथ रहता है, ट्रेड वार तो लगातार चलता ही रहता है, और इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेकर के, जैसे यूक्रेन रसिया वार में वह रूस का साथ देता है। साउथ चाइना सी में जो है इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है उसको वह बिल्कुल नहीं मानता है। कोरियन प्रायद्वीप को लेकर के उसे आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में हमेशा खड़ा हो जाता है। जापान के साथ उसका तनातनी बने रहता है, उसके बाद ताइवान के साथ रहता है, फिलीपींस के साथ चल रहा है, और अमेरिका इस सब का सपोर्ट करता रहता है। तो कोशिश यह है क्या अमेरिका की कि भारत और चीन भी आपस में लड़ते रहें, या इस क्षेत्र में किस तरह से अशांति बनाई जा सकी। तो ये सब चीजें हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। तो ये जो क्षेत्र है वे बंगाल का, यहाँ से व्यापार बहुत होता है, हिंद महासागर से ये आगे निकलता है और यहाँ से फिर ये होते हुए सिंगापुर वगैरह होते हुए, सिंगापुर देखिए एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के वजह से आप कह सकते हैं कि एक पोर्ट है और यहाँ पर जितने भी शिप वगैरह जाते हैं इस बंदरगाह पे रुकता है। इसका काफी महत्व हो जाता है। और भारत यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इस एरिया में कहीं पड़ता है, तो भारत यहाँ पे लगातार जो है निकोबार द्वीप वगैरह को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पर ऑलरेडी अब चल रहे हैं भारत सरकार के। तो कहीं न कहीं यहाँ पर अब ये डर बना हुआ है जो वेस्टर्न कंट्री का है कि भारत का प्रभाव इस एरिया पर और पड़ेगा, और ये प्रमुख व्यापारिक रूट है विश्व का। अगर यहां पर भारत का प्रभाव पड़ता है, ज्यादा बढ़ेगा, जो कि समय के साथ बढ़ना तय है,
क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है तो बाकियों के लिए समस्या हो सकता है। चीन ने तो इसका जुगाड़ ढूंढ लिया है। चीन ने क्या ढूंढा? ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में के बलूचिस्तान प्रांत में वो बना रहा है। उसके जवाब में भारत ने क्या किया? चाबहार बना लिया ईरान में, जिसको 10 साल मैनेजमेंट को लेकर के एग्रीमेंट भी हो गया है। तो ये सब चीजें जो है लगातार वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और इसको लेकर के कहीं न कहीं ये जो यूएसए है, कनाडा है, या फिर यूरोपियन कंट्री हैं, खास करके यूनाइटेड किंगडम वगैरह, ये परेशान हो रहे हैं। चलिए वर्ल्ड मैप पर जरा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया की स्थिति क्या बनी हुई है। जरा देखिए, कहा जाता है कि अगर दुनिया में कहीं युद्ध होता है या किसी तरह की समस्या होती है, विवाद होता है, तो वह उस जगह पे होगा जहां पर विपन्नता रहेगी, यानी कि जो आर्थिक रूप से मजबूत देश नहीं होंगे। हालांकि यह कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। यूक्रेन का युद्ध हुआ जिस तरह से रशिया के साथ, ये सब चीजें जो है अब एक मिथक बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी यह बातें कहा गया कि ये जो दक्षिण एशिया है, यहां पर समस्या बन सकता था। लेकिन आजकल देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्र में समस्या बना हुआ है और ये शांत बैठा हुआ है। यह क्षेत्र आप देखने को आपको ये मिलेगा। अगर आप यहां पर देखें, मिडिल ईस्ट की स्थिति देखें, तो मिडिल ईस्ट में स्थिति लगातार खराब होता जा रहा है। यहाँ ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वह अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, और इस वजह से समस्या यहाँ पर लगातार बनता जा रहा है। इसके अलावा इस जगह पर इजराइल को आप देख रहे हैं, इजराइल और हमास जो है लगातार पिछले कुछ महीनों से आपस में इनका टकराव है, ठीक है। उसके बाद यमन ये उलझ गया। यमन में जो हुती समुदाय है वह इजराइल पे अटैक करता है मिसाइल से, और ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरबिया उसका विरोध कर रहा है, तो ये पूरी तरह से यहाँ पर उलझ गया। उसके बाद यूक्रेन रशिया का देखिए लंबे समय से ये चला ही जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है, ये जो पूरा एरिया पर जाता है, साउथ चाइना सी वाला, ये पूरा एरिया में उलझा हुआ है। फिलीपींस के साथ उलझता रहता है, ताइवान के साथ, ये कोरिया प्रायद्वीप पे देखेंगे नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, मंगोलिया के साथ उलझ रहा है, जापान के साथ उसका तनातनी बना रहता है। हालांकि रशिया के साथ उसके अच्छे संबंध चल रहे हैं, ठीक है। अब ये चीजें जो देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि लगातार जो विश्व की स्थिति है वह आपको कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक देश जो है बहुत फूक फूक करके पांव आगे बढ़ा रहा है, और राजनीतिक अस्थिरता के लिहाज से भी देखेंगे तो उस देश में आपको राजनीतिक अस्थिरता देखने को नहीं मिलेगा। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। मस्त चुनाव हो रहे हैं, नई सरकारें भी आ रही हैं, और सब काम बेहतरीन ढंग से हो रहा है। वह कंट्री है हमारा प्यारा भारत, और इसीलिए सबको चिंता बना हुआ है कि भारत और पाकिस्तान जो है वह तो चिर प्रतिद्वंदी भी हैं, इनके बीच तो विवाद होना ही चाहिए। बड़ी मजे की बात है कि बाकी सारे जगह विवाद हो रहा है और ये दोनों शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, जबकि यहाँ पर अफगानिस्तान में देखेंगे तालिबान का कब्जा है, लेकिन वह भी मिला जुला करके मामला शांत बैठा हुआ है। चीन और भारत आपस में यदि उलझते भी हैं तो छोटे मोटे डोकलाम कर लिया आपस में है, थोड़ा सा इनके बीच थोड़ा सा उलझन हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़े युद्ध का रूप नहीं ले पा रहा है। इसके वजह से इनका सरदर्द कर रहा है, ठीक है। ये लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि भैया अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर, अभी तो ये कह रहे हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं वर्ल्ड के, और दूसरे पर ये चाइना है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहीं से आने वाला है। तो ये पूरा रीजन जो है आने वाले समय में यह समृद्ध हो रहा है। बांग्लादेश के जीडीपी की क्या रफ्तार है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, लगातार बेहतर करता जा रहा है। तो ये एरिया जो है वह बेहतर करेगा आने वाले समय में। कहा भी जा रहा है कि ये जो 21वीं सदी है वो एशिया का है, और एशिया में भी कहा जाता है कि ये चीन और भारत का होने वाला है। तो इनके माथे पर सिकन होना वाजिब भी जान पड़ता है। ये तरह तरह का जो है वह कह सकते हैं कि आप एक तरह के साजिश करते हुए कई बार नजर आते हैं, ठीक है। ईस्ट तिमोर को लेकर के भी यही कहा गया कि ईस्ट तिमोर बनाने में इन्हीं का हाथ बनता है। ये जो है तिमोर लेस्ते, यही वेस्टर्न कंट्री के द्वारा ही ये काम किया गया। तो कोशिश तो इनके द्वारा यहाँ भी किया जाएगा कि एक नया कंट्री बना करके वहाँ पर दखल अंदाजी किया जाए, वहाँ पर एयरबेस वगैरह अपना बनाया जाए, सेना वगैरह रखा जाए, और यहाँ पर छेड़ते रहा करें इन लोगों को। भारत ने क्या किया है, रक्षा बजट में ये बातें प्रधानमंत्री कई बार घोषणा भी की है, रक्षा बजट में भी ये चीजें देखने को मिला है कि भारत इनसे हथियार अब ज्यादा खरीदना नहीं चाह रहा है। इस बार अगर आप देखेंगे जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें भी कहा गया है, प्रधानमंत्री कई सार्वजनिक मंचों से कहें कि फिर से यदि मैं चुनाव जीत करके आता हूं तो भारत जो है अब बाहर से हथियार मंगाने को धीरे धीरे जो आयात हम करते हैं वह कम कर देंगे, और हम वेपन्स का निर्यात कर रहे हैं, और इसका जो संबंध हमारे साथ टिका हुआ है वह हथियार को लेकर के टिका हुआ है। हम इनसे हथियार खरीदते हैं तो ये खुश रहते हैं, नहीं तो ये नाराज हो जाते हैं, और अब जो है इनकी नाराजगी बढ़ने वाली है। तो एक तरह से देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड
ऑर्डर जो है आपको तब्दील होता हुआ नजर आने वाला है। तो ये आगे क्या मुद्दा होने वाला है, किस तरह से ये सारी घटनाक्रम घटित होने वाली है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा और विभिन्न आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा। इस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा जगह है जो लोकेशन के लिहाज से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैप अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। जो भी आपको सही लगे उसका सही जवाब चुन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि व्हाइट मैन जो शब्द इस्तेमाल किया शेख हसीना जी ने, उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा लेकिन व्हाइट मैन शब्द तो इस्तेमाल किया, क्या वाकई जो वर्ल्ड मीडिया में चल रहा है कि ये अमेरिका को लेकर के बातें की गई है, आपको भी लगता है कि इसके पीछे अमेरिका है? क्या अमेरिका वाकई भारत को एक कमजोर राष्ट्र देखना चाहता है? क्या वेस्टर्न कंट्री भारत और चीन को आपस में हमेशा लड़ते हुए देखना चाहते हैं ताकि वे अपना हथियार भारत के साथ बेच सके, पाकिस्तान के साथ बेच सके? इन तमाम बिंदु पर आपके क्या विचार हैं? 2 मिनट लगेगा लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।